हाय एवरीवन, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। अभी इन्फोसिस ने हाल ही में अपने नतीजे डिक्लेयर करे और उसमें उनका प्रॉफिट बढ़ गया, रेवेन्यू बढ़ गए, लेकिन स्टॉक मार्केट में पिटाई जारी है। करीब करीब स्टॉक अपने 40-45% से करेक्ट कर चुका है अपनी पीक से। तो एक तरफ तो नतीजे अच्छे आ रहे हैं, लेकिन स्टॉक की भारी पिटाई चल रही है। अब एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्योंकि कई इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि यार इन्फोसिस नीचे नहीं गिरेगा, खरीद लेना चाहिए, और कईयों को लग रहा है कि नहीं, अभी तो पिटाई जारी रहेगी। तो किस डायरेक्शन में आपको मूव करना चाहिए? क्या आपको आईटी स्टॉक्स इस समय खरीदने चाहिए? क्या अच्छा मैकेनिक्स रहेगा? कब तक रिकवरी आएगी? एक्चुअल इशू क्या है? तो इन सब चीज़ों का ब्रेक डाउन मैं आपको बहुत आसान भाषा में दूंगा। उससे पहले कई लोग बोलते हैं कि अक्षत आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है वगैरह वगैरह, आप कैसे स्टॉक मार्केट के बारे में बता सकते हो। तो मैंने कल ही एक इंग्लिश वीडियो रिलीज़ करा था जिसमें मैंने अपना पूरा पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करा है। बहुत कम फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो अपना पैसा खुद मैनेज करते हैं, मैं उनमें से एक हूँ। मैंने इनफैक्ट अपना पोर्टफोलियो डिस्क्लोज भी करा है, जिसमें आप देख सकते हो कि जहाँ पे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स के इस साल रिटर्न बहुत ही खराब रहे हैं, मेरे 5% ग्रीन में रिटर्न आया है सिर्फ म्यूचुअल फंड से। सो स्टॉक से तो मेरे और भी ज़्यादा आए हैं। अब ये चीज़ मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा कि आप मेरी बातों पर विश्वास कर लो और जो भी मैं बोल रहा हूँ वो खरीदते चलो, ऐसा कोई भी इंटेंट नहीं है। मैं आपको बोल इसलिए रहा हूँ कि मैं जो भी बातें आपको समझा रहा हूँ मैं भी प्रैक्टिकली वही एग्जीक्यूट करता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं आपको एक चीज़ बोल जाऊँ यहाँ पे वीडियो पे और पीछे से जाके कुछ और कर लूँ। तो अगर आपको ये ट्रांसपेरेंसी पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन्फोसिस के चार्ट पे ले चलता हूँ और थोड़ा सा आपको प्राइस एनालिसिस करके बताता हूँ कि टिपिकली जो इन्फोसिस का स्टॉक है वो किस तरीके से मूव करता है और जनरली आईटी इंडस्ट्री जो है वो किस तरीके से मूव करती है। तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे कि अगर आप टॉप से देखो, और यहाँ पे अभी आपको दिख भी नहीं रहा होगा, हो सकता है क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई थी, तो यहाँ पे जाके कहीं इन्फोसिस का स्टॉक बंद हुआ है आज। तो करीब करीब 40% करेक्ट कर चुका है अपनी पीक से। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट कि अगर ये वापस अपनी पीक पे चला जाए जो उसकी पहले की एग्जिस्टिंग हाईएस्ट प्राइस थी, तो आपका रिटर्न करीब करीब 60% बन जाएगा। ये हो गई दूसरी बात। अब तीसरी बात जो आपको देखनी है वो आपको ये देखनी है कि कोविड और प्री कोविड से पहले इसने कितना रिटर्न दिया था। तो अगर आप कोविड से एनालिसिस करो और आप देखो कि यार यहाँ से यहाँ तक इसकी पीक पहुंची थी, तो करीब करीब 270% तक रिटर्न इसने दे दिया था। तो आपको नेचुरली लगेगा कि यार हो सकता है कि इन्फोसिस का स्टॉक बाकी आईटी के स्टॉक्स थोड़े से ओवर वैल्यूड हों, और यहाँ पे आपका कैटेगराइजेशन और अंडरस्टैंडिंग गलत नहीं है। लेकिन अगर आप ये सेम एनालिसिस लगाओगे प्री कोविड और अभी की प्राइस पे, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो ये रही आपकी प्री कोविड प्राइस, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि करीब करीब स्टॉक ने 44% रिटर्न दिया है, 44% मात्र ओवर द लास्ट 3, इनफैक्ट 3 ईयर्स से भी ज्यादा हो गए। तो 3-3.25 साल में इसने 43% रिटर्न दिया है। बहुत अच्छा रिटर्न है? नहीं, बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है। ये करीब करीब 13-13.5% कैगर के आसपास निकल के आता है। अब टेक जो होता है, जितनी आईटी कंपनीज हो गई या टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हो गई, इसकी वॉलिटिलिटी और बीटा जिसको बोलते हैं मार्केट में, वो थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो इस समय इन्फोसिस का स्टॉक बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो अब नेचुरल सवाल आएगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, अब मैं अपना घर बार बेच देता हूं और जाके इन्फोसिस के स्टॉक में पैसा लगा देता हूं। अब आप कृपया ये बिल्कुल मत करिएगा। आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें समझनी है। पहली चीज तो ये कि अभी फंडामेंटली प्रॉब्लम क्या है स्टॉक में, और दूसरा इसका ओवरऑल बिजनेस क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रेक डाउन दे देता हूं। ये सेक्शन आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि हम टाइम बचाने के चक्कर में वीडियो स्किप कर करके देखते हैं, तो आधी बात समझ में आती है, आधी नहीं आती है, फिर कोई कन्विक्शन नहीं रहता जो भी चीज आप खरीदने वाले हो। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको बिजनेस मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, वो आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फोसिस और जनरली जो आईटी कंपनीज हैं भारत में, उनके प्रोमिनेंट क्लाइंट्स कौन कौन से हैं। तो मैं आपको इन्फोसिस के माध्यम से बताता हूं। ये रहा एक चार्ट, अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट 80% उनका बिजनेस नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के थ्रू आता है। अगर आप फिगर आउट करने की कोशिश करोगे कि इसमें इनके प्रोमिनेंट क्लाइंट कौन कौन से हैं, तो आपको पता चलेगा कि डॉयशे बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन इनका बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। सिमिलरली बंच ऑफ टेक कंपनीज जो हैं वो बहुत इनके इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं। ये क्या होती हैं? ये फॉर्च्यून 500 कंपनीज होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड इसलिए भी होते हैं क्योंकि इन कंपनीज की डिपेंडेंसी हो जाती है जो आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो मैं आपको एक पॉइंट और एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट बिजनेस मॉडल के बारे में कि इन्फोसिस, टीसीएस ये बेसिकली करते क्या है। ये एक तरीके का बैक एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। मान लो कि अगर मर्सिडीज में किसी तरीके की स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी लगनी है एंड उनको कस्टम सॉफ्टवेयर डिजाइन करना है, तो हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट ये इन्फोसिस को दे दें। अब अगली बार जब मर्सिडीज अपग्रेड करेगी उस पर्टिकुलर टेक को, तो किससे हेल्प लेगी? वो डेफिनेटली इन्फोसिस से
लेगी। अब वो टीसीएस के पास तो जाएगी नहीं, जा भी सकती है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन चांसेस कम होते हैं कि एक बार आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी एक स्पेसिफिक टेक को लेके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी के साथ बार बार रिन्यू होता रहेगा। अब किस तरीके की फॉर्चून 500 कंपनीज इनकी मेजर क्लाइंट्स हैं, तो करीब करीब इन्फोसिस के केस में उनका 30% बिजनेस आता है बैंकिंग क्लाइंट से। फॉर एग्जाम्पल डॉयचे बैंक हो गया, तो उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट है। सिमिलरली टेक कंपनी से अनदर इनका 15 से 20% बिजनेस आता है। तो 50-60% इन्फोसिस की डिपेंडेंस किस पे हो गई? दो प्रोमिनेंट टाइप ऑफ क्लाइंट्स, वन बैंक्स एंड सेकंड टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज। अब आपको सोचने वाली बात यह है कि अगर आप ये ब्रेक अपार्ट करके देखो कि इनके जो प्राइमरी क्लाइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स, उसमें प्रॉब्लम चल रही थी, 100% प्रॉब्लम चल रही थी। इतनी न्यूज़ में आया कि यार सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर गया, क्रेडिट स्विस में प्रॉब्लम चल रही है, दुनिया भर के बैंकों में प्रॉब्लम चल रही है। तो बैंकिंग के क्लाइंट से क्या होगा? बैंक के क्लाइंट कम इन्वेस्ट करेंगे अपने खुद के टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट्स में। अभी भाई साहब फायर फाइटिंग कर लें, उसके बाद देखेंगे कि आगे कैसे ग्रोथ करनी है। इस पर्सपेक्टिव से बैंक्स ऑपरेट कर रहे होंगे। सिमिलरली अगर आप टेक कंपनीज का व्यू पॉइंट समझो, तो यहाँ पे आपको नंबर्स मिल जाएंगे कि जो टेक कंपनीज हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गई, एप्पल हो गई, गूगल हो गई, इन कंपनीज ने कितनी फायरिंग करी है। इनने 10-10, 15-15% अपनी वर्कफोर्स, अपने खुद के एम्प्लॉयज को फायर कर दिया। तो यहाँ पे तो ये कंपनियां जो गूगल अमेजॉन टाइप की कंपनियां हो गई, ये तो कॉन्ट्रैक्ट वर्क दे रहे थे इन्फोसिस टीसीएस टाइप की कंपनी को। तो डेफिनेटली अभी ये जो दोनों पिलर्स हैं, जैसे कि बैंकिंग कंपनीज हो गई और टेक कंपनीज हो गई, ये थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगी। तो डिस्पाइट अच्छे रिजल्ट्स आते हुए इन्फोसिस के, ऐसा नहीं था कि रेवेन्यूज उड़ गए या प्रॉफिट्स उड़ गए या भाई साहब कोई इंटरनल इशू हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। जस्ट बिकॉज इनके दो प्राइमरी इंजन्स, एक बैंकिंग और एक टेक, अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट वो स्लो डाउन कर रहे हैं थोड़ा सा। इसलिए इन्फोसिस के स्टॉक में जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज करा गया है और इसीलिए ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्ट कर गया है। अब आपका नेचुरल सवाल आएगा कि यार ऐसा तो नहीं है अक्षत कि कुछ ना इंटरनल गड़बड़ चल रही है फर्म में। तो देखिए, मुझे तो नहीं मिली इन्फॉर्मेशन, मैं आपके साथ थोड़ा सा फंडामेंटल डेटा भी शेयर कर देता हूं। तो सबसे पहले अपन रेवेन्यूज और प्रॉफिट ग्रोथ स्टोरी समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं इन्फोसिस का चार्ट ही खोल लेता हूँ, तो आपको मिल जाएगा कि सेल्स किस रेट से ग्रो करी है। तो हेल्दी रेट ऑफ ग्रोथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉफिट्स आ रहे हैं कंपनी में कि नहीं? तो बिल्कुल आ रहे हैं, ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। इनके प्रॉफिट मार्जिन कम हुए हैं, तो बिल्कुल हुए, थोड़े से कम हुए, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम हो गए इनके प्रॉफिट मार्जिन। ऐसा नहीं था कि प्री कोविड 40% इनका प्रॉफिट मार्जिन रहता था, अब गिर के 10% हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े से डेफिनेटली कमी आई है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा? अब आप खुद सोच के देखो कि अगर इन्फोसिस का एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा गूगल के साथ और गूगल बोलेगा कि देखो यार, हम तो नहीं एक्सपैंड कर रहे अपना बिजनेस, तो इस साल हम अपना सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए। अब वो बोलेंगे कि यार आप हमें थोड़े बहुत पैसे दे दो, हमें मेंटेनेंस के पैसे दे दो वगैरह वगैरह, उस पर हमें कम दे देना, राइट? तो यूजुअली ऐसे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ एग्जाम्पल, लेकिन आप थोड़ा सा खुद इकोनॉमी में क्या चलता है, प्रैक्टिकली क्या चलता है, तो उस पर आप दिमाग लगा के देखना, ये चीज आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगी। तो डेफिनेटली थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन कम हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या ये कोई फंडामेंटल इशू आ गया है? तो द आंसर इज नो, ऐसा कोई फंडामेंटल इशू तो नहीं आया है। अब अगली प्रॉब्लम आती है फ्री कैश फ्लो को लेकर। अब फ्री कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? अब फ्री कैश फ्लो का मतलब होता है कि आपने धंधा पानी किया, आपके हाथ में कितना पैसा निकल के आया। तो अगर आप ये चार्ट देखो तो आपको पता चलेगा कि जो इन्फोसिस का फ्री कैश फ्लो है वो कहीं पे भी कम नहीं हुआ है। अभी भी कंपनी के पास काफी सारा कैश पड़ा हुआ है, ये एक्चुअल कैश है। इनफैक्ट अगर आप टेक कंपनीज का भी देखो, गूगल, अमेजॉन, मेटा, इन सब कंपनीज के पास भारी भरकम कैश पड़ा हुआ है। तो आपको लगेगा कि फिर यार फायरिंग क्यों कर दी उनने? भाई अभी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता कि अगर हजारों करोड़ और इनफैक्ट लाखों करोड़ों के प्रॉफिट पे गूगल बैठा हुआ है और अपनी 10-15% वर्कफोर्स निकाल रहा है, वो किस लिए कर रहा है? क्योंकि कैपिटलिज्म, तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। लेकिन समझने वाला पॉइंट ये निकल के आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि गूगल, अमेजॉन, मेटा, इन कंपनीज में कोई भारी भरकम प्रॉब्लम है, रिकवरी नहीं हो पाएगी, कुछ नहीं। सिमिलरली इंडियन आईटी कंपनीज में कुछ इशू है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिख रहा। इनफैक्ट हायरिंग भी हाई है। अभी आपने देखा होगा कि टीसीएस भी बोल रहा है कि हम 10-15% से सैलरी बढ़ा देंगे। अब पता नहीं वो होगा कि नहीं, आप मुझे बता देना कमेंट में। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफिक निकल के आता है और ये मैं आपको डेटा से समझाता हूं। तो आप यहां पे देख सकते हो यूटिलाइजेशन रेट। यूटिलाइजेशन रेट का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा कि बेंचिंग कर दी जाती है। अब बेंचिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो इन्फोसिस के पास 100 एम्प्लॉइज हैं। अब अगर इन्फोसिस के पास काम होगा तो वो अपने 90-95 लड़के लड़की लगा देंगे और उस केस में यूटिलाइजेशन रेट क्या होगा? 95%। और 5% क्या हुआ कि 5% वर्कफोर्स आपकी बेंच पे बैठी है। अब होता क्या है कि जब भी किसी भी तरीके की समस्या आती है, इंटरनल समस्या आती है आईटी कंपनीज में, तो उनका यूटिलाइजेशन रेट गिरने लगता है।
तो यूटिलाइजेशन रेट भी चेक कर लेते हैं। आप इस ग्राफिक को देखो और आपको पता चलेगा पूरी की पूरी हिस्ट्री यूटिलाइजेशन रेट को लेके कि 2018 के आसपास इनका यूटिलाइजेशन रेट 81% के आसपास होता था। अभी 2022 तक ये 82% था। अब क्या होगा, अब ये थोड़ा सा गिर गया है, तो इसलिए लोग थोड़ा सा पैनिक करने लग गए हैं कि भाई साहब सब खत्म। तो ये समझने वाली बात है कि ऐसा भी नहीं कि इन कंपनीज ने हायरिंग करनी छोड़ दी है। येस, यूटिलाइजेशन रेट पे थोड़ा फर्क पड़ा है, जो इनकी प्रॉफिट मार्जिन है उस पर फर्क पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मैं आपको फटाफट वो समझाता हूँ। अब आपको समझना ये पड़ेगा कि अगर आप क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो, जो दो प्रोमिनेंट एरियाज ऑफ क्लाइंट हैं, बैंक्स हो गए और टेक कंपनीज हो गई, अभी वो किस चीज़ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स जो हैं वो क्रिप्टोज को समझने में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ब्लॉकचेन पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टेबल कॉइन वगैरह पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि क्रिप्टोज तो खत्म हो चुकी, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्रिप्टोज पे रेगुलेशन आए हैं, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, रेगुलेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज ने उसको लीगल कर दिया है, बहुत सारी कंट्रीज में लिम्बो में सिचुएशन एग्जिस्ट करती है, मतलब अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो खत्म हो गई। इनफैक्ट बिटकॉइन की अगर आप परफॉर्मेंस एनालाइज करोगे लास्ट 6 महीने में, तो आपको काफ़ी अच्छा डेटा मिलेगा। मेरी तरफ से कोई पुश नहीं है कि आप क्रिप्टो में जाओ नहीं जाओ, कुछ भी नहीं, राइट। आई मीन आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। मैं आपको होलिस्टिकली वीडियो समझाना चाहता हूं, इसलिए मैं आपको क्रिप्टो का भी एंगल बता रहा हूं। बहुत सारे पब्लिकली लिस्टेड बैंक्स हैं यूएस में जिनका पैसा क्रिप्टो में लगा हुआ है। तो एनीवेज, जो बैंक्स हैं वो अभी किस टेक्नोलॉजी पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो उनकी नेक्स्ट लेयर ऑफ ग्रोथ है वो कर रहे हैं क्रिप्टो स्टेबल कॉइन्स पे। प्लस इसके अलावा आपने सुना होगा कि बहुत तरीके के नियो बैंक्स आ गए हैं। फॉर एग्जांपल आपने भारत में भी सुना होगा कि जुपिटर है, एक फाई है। तो ये सारे क्या हैं, नियो बैंक्स। अब ये किस तरीके से चलते हैं इंडिया में कि वो पार्टनर करते हैं, कोई बैंकिंग स्टैब्लिश्ड पार्टनर ढूंढते हैं कि मान लो भाई नियो को करना है, तो वो जाके किसके साथ कर लेंगे, वो HDFC बैंक के साथ कर लेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। अब इसमें बैंक का क्या फ़ायदा है, बैंक का फ़ायदा ये है कि जो लोग होते हैं वो नियो बैंक की ऐप डाउनलोड करेंगे, दिन भर उससे आराम से मस्ती से अपने पैसे से विड्रॉ करेंगे, या अब जो भी उनको एक्शन लेना होगा वो इस नियो बैंक ऐप के थ्रू कर लेंगे। तो बैंक का क्या होगा, तो बैंक को इतना एग्रेसिव एक्सपेंशन स्प्री पे नहीं जाना पड़ेगा कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं वगैरह वगैरह, तो उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज निकल के आएंगी। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेगा, अगेन बैक एंड इंप्लीमेंटेशन टेक कंपनीज लाइक TCS एंड इन्फोसिस। अभी हो क्या रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्रिप्टो स्टेबल कॉइन देख लो या फिर आप नियो बैंक्स देख लो, तो इसमें इनोवेशन पुश कितना है। पहले अभी एटलीस्ट लास्ट ईयर तक बहुत पैसा आता था VCs की तरफ से। अभी VCs ने बोला कि भाई साहब फंडिंग विंटर आ गई है, हम नहीं करने वाले अभी फंड, अभी आप लोग पहले अपनी प्रॉफिटेबिलिटी सुधार लो। तो हो क्या गया है कि एक तरीके का स्लो डाउन आ गया है यहाँ पे जो बैंकिंग क्लाइंट्स हैं उसमें। व्हाट अबाउट टेक, तो टेक में आपने सुना होगा कि अभी थोड़े टाइम पहले तक वर्चुअल रियलिटी बहुत चल रहा था, मशीन लर्निंग बहुत चल रहा था, AWS जो क्लाउड बेस्ड इंटरप्राइजेस होते थे उसका बहुत चलन चल रहा था। अब आप क्या सुन रहे होगे AI के बारे में कि भाई साहब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको निपटा देगी, यूट्यूबर कुछ नहीं बचेंगे, एंकर्स नहीं बचेंगे, कोई काम करने वाले नहीं बचेंगे, बस AI होगा हर जगह और कुछ बचेगा ही नहीं। अब वो होगा कि नहीं होगा वो किसी और वीडियो पे डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हो क्या रहा है कि जो AI है उसकी कमर्शियल एप्लीकेशंस नहीं है जिसके थ्रू कंपनीज मोनेटाइज कर पाए प्रॉफिटेबली। पूरा स्टेटमेंट सुनिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि कमर्शियल एप्लीकेशन ही नहीं है, लेकिन कमर्शियल एप्लीकेशन ऐसी नहीं है जिसके थ्रू गूगल जैसी कंपनी $50 बिलियन आराम से कमा सके। जब ऐसा कुछ होने लगेगा तो गूगल क्या बोलेगी TCS इन्फोसिस से कि भाई साहब ये रही हमारी 5 टेक्नोलॉजी, इस पर आप हमारी हेल्प कर दो इम्प्लीमेंटेशन में, आप हमारे लिए कुछ कस्टम सॉफ्टवेयर बना देना। तो इस तरीके का काम निकलने लगेगा। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि ये टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर नहीं है। तो यूजुअली जो देखा गया है कि हर 4-5 साल की अगर आप विंडो पकड़ो IT स्टॉक्स की, तो उसमें एक स्टैग्नेशन फेज आता है और एक ग्रोथ फेज आता है। जिस फेज में हम अभी हैं वो है स्टैग्नेशन फेज। तो अभी अच्छा खासा स्टैग्नेशन हो गया है पिछले 2-2.5 सालों से। ग्रोथ फेज आएगा, कब आएगा, हो सकता है अगले 3 महीने में आए, हो सकता है अगले 2 महीने में आ जाए, हो सकता है अगले 2 साल तक ना आए। अब मैं क्या, कोई भी आपको कुछ गारंटी नहीं दे सकता है, लेकिन हम पास्ट ट्रेंड एनालिसिस करके थोड़े पैटर्न देख सकते हैं। तो मैं आपको चार्ट की तरफ ले चलता हूं और बहुत ही आसान सिंपल भाषा में आपको पूरी गणित समझाता हूं कि कब मेरे हिसाब से इन्फोसिस जैसे स्टॉक में मैसिव रैली आएगी। तो चलिए इसका पैटर्न 2011-12 के आसपास से स्टार्ट करते हैं और आप देखोगे कि इस बीच में 2011 था, ये करीब करीब हो गया सितंबर 2011 और 14, तो 3 साल में इसमें अपरन कितना हुआ, 75% का, है ना। अब दूसरा अपरन कैसे हुआ, अब इस फेज में करीब करीब 3 साल स्टैग्नेशन फेज रहा। फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद 2014 से लेके 2016 तक फिर से 70% का अपरन दिया।
तो करीब करीब आप ये बोल सकते हो कि यार 6 सालों में इसने 150% का रिटर्न दे दिया, जो काफ़ी अच्छा और डिसेंट रिटर्न माना जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एक तरीके का कंसोलिडेशन फेज शुरू हो गया और यहाँ से यहाँ तक तो डेफिनेटली कंसोलिडेशन रहा। तो ये कितना लंबा टाइम था, ये हो गया करीब करीब 2016 से लेके 2018 तक, 2 साल कोई रिटर्न निकल के नहीं आया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद थोड़ा सा अपमूव रहा तो आपको 40-45% रिटर्न दिया। कितने टाइम में दिया उसने, 18 से लेके 19 तक, तो 1-1.5 साल में उसने 40% फिर रिटर्न दे दिया। तो अगर आप पूरी मैथ बिठाओगे 2020 से अभी तक की, तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें ना 2-2, 3-3 साल के कंसोलिडेशन फेजेस रहते हैं, बीच बीच में आते हैं, और जब रनअप देता है तो 60-70% का रनअप आराम से दे देता है। तो अब ये चीज समझते हुए अपन यही एनालिसिस करते हैं प्री कोविड लेवल से एक बार फिर। तो आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो कि 3 साल बीत गए, 50% रनअप दिया 3 सालों में, तो ये अच्छा रनअप नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो क्वांटिटेटिव ईजिंग, आपको मैक्रो के पर्सपेक्टिव से सोच के देखना पड़ेगा कि टोटल फ्लो ऑफ मनी इकोनॉमी में बहुत भारी मात्रा में है, तो ये रियलिस्टिकली 20-22% से ज़्यादा इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात हो जाती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझना है, वो आपको ये समझना है कि अभी स्टैग्नेशन फेज कितने दिन हो गए इसको चलते हुए। तो आप आराम से देख सकते हो यहाँ पे ये जो प्राइस एग्जिस्ट करती थी वो 2020 में करती थी, तो एक तरीके से 3 साल में मिला है 0% रिटर्न। तो अभी बहुत लंबा टाइम बीत चुका है जिसमें आईटी स्टॉक्स ने रिटर्न नहीं दिया है। अब क्या ये गारंटी ले सकता हूँ मैं कि भाई आईटी स्टॉक्स रिटर्न देने वाले हैं? गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन 2 साल का अगर आप व्यू पॉइंट बिठाओ यहाँ से, तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर अपनी पीक पे भी पहुँच गया वो वापस, तो 60% रिटर्न है। लेकिन आपको समझने वाली बात क्या है कि ये 3 ईयर्स, ये मान लो 2 साल आपके लग जाते हैं इतना रिटर्न आने में, 3 + 2 = 60% रिटर्न। ये आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न लग रहा है 5 सालों में? द आंसर इज नो। तो अगर आपको खरीदने की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है तो आपको क्या करना चाहिए? अगेन मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिंपल भाषा में बता रहा हूँ पूरा एनालिसिस करके, फाइनल कॉल आपका रहेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं डायरेक्टली इन्फोसिस खरीद रहा हूँ? तो शॉर्ट आंसर निकल के आता है नहीं, मैं नहीं खरीद रहा, मैं निफ्टी आईटी खरीद रहा हूँ। अब कब खरीद रहा हूँ, कितनी मात्रा में खरीद रहा हूँ, कब बेचूंगा, वगैरह वगैरह, क्यों खरीद रहा हूँ, अब उस सब की माइनर इन्फॉर्मेशन जो दी जाती है वो एवरीडे बेसिस पे दी जाती है, मार्केट देखते हुए दी जाती है। तो अगर आपको ये सब कॉमेंट्री मेरी तरफ से जाननी है, बहुत ही क्विक अपडेट चाहिए, तो आप मेरी यूट्यूब मेंबर कम्युनिटी देख सकते हो। अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो तो प्राइसेस बहुत कम रखे हुए हैं यूट्यूब मेंबर कम्युनिटी के, तो आप वो कंसिडर कर सकते हो ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अगर आप बोलोगे कि यार 150 रुपये बहुत होता है, मैं नहीं खरीदने वाला, तो कोई बात नहीं, मत खरीदो। एटलीस्ट आपको इस वीडियो से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ये मेरी उम्मीद है। और अगर आपको मिली है तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबा देना। एंड मैं इस तरीके के वीडियोस और निकालता रहूँगा, क्योंकि मेरे को उससे इंडिकेशन मिल जाएगा कि आपको मेरी तरफ से इस तरीके के वीडियोस अच्छे लगते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। एंड मैं जल्द ही आपसे अगले वीडियो पर मिलता हूँ।